अगला एक्सरसाइज है 6.6 एक्सरसाइज जो है वो भी हम लोग का इसके ही ऊपर बेस्ड है 6.6 एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे यहाँ पे। टॉपिक का नाम क्या बताया मैंने? टॉपिक का नाम बताया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके दो सम्स करेंगे, दो टाइप के सम्स है। ठीक है, दो सम्स करेंगे इसके, और ये सम्स होने के बाद विल मूव टू सीधा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 6.6 एक्सरसाइज। आपका ध्यान होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा टॉपिक। चलो मूव करते हैं आगे। इसलिए आपने बताया कि आपका 6.4 हो गया है, हम लोग मूव कर रहे हैं 6.5 पे ना। एक्सरसाइज 6.5 जो बेस्ड है हमारे टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक हमारा डिलीटेड है बोर्ड्स में। मैं आपको फिर से बता दूं, बोर्ड्स में ये टॉपिक डिलीटेड है, बट बिना इसके हमारा एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होता। बिना इसके हमारा एक्सरसाइज जो है, कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 6.6 एप्लीकेशन वाला हम सॉल्व नहीं होता। ठीक है, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान दें यहाँ पे। टाइप 1 एंट्रेंस का सबसे फेवरेट टॉपिक है टाइप 1। इट इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q। इस फॉर्म का होता है। इट इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q। जो p और q होते हैं, जो p और q जो होते हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ x। where p and q are nothing but these are the functions of x। p and q are nothing but the functions of x। what is the meaning of functions of x? p और q जो आपको यहाँ पे कांस्टेंट दिखाई दे रहा है ना, वो x के फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे p के लिए हो सकता है x स्क्वायर और q के लिए हो सकता है x क्यूब। तो p और q जो है वो x के फंक्शंस है, तो दे विल बी इन टर्म्स ऑफ x, वो x के टर्म्स में होंगे। ठीक है, तो कौन सी फॉर्म का होता है टाइप 1? टाइप 1 होता है इट इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q। dy by dx plus py is equal to q। क्या? इट इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q। p और q क्या है मेरे? p and q are the functions of x। p and q are the functions of x। ठीक है, अच्छे समझ में आया? इट इज what we call linear differential equation। क्या बोलते हैं इसको लोग? linear differential equation। क्लियर है? समझो? आगे इसका सॉल्यूशन क्या है? इसमें हम लोग पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले क्या करते हैं हम इसमें पहले फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसमें लोग पहले क्या फाइंड करते हैं? पहले लोग इसमें फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो रहेगा उसको शॉर्टकट में बोलते हैं आई डॉट एफ। ये रहेगा मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई डॉट एफ। ठीक है, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्टकट में बोलते हैं आई डॉट एफ। और इसका फॉर्मूला होता है ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी। अब पी किसका फंक्शन है? पी एक्स का फंक्शन है ना, तो पी के बाजू में dx आएगा। तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका? e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। और फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। इसका सॉल्यूशन होता है y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c।
y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c. ठीक है, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 1। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ये टाइप 1 है। तो इसका टाइप क्या है, इट इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to, it is of the form dy by dx plus py is equal to q। ये अच्छे से समझना, इट इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q, जहाँ पे p और q क्या है, these are the functions of x। देखो हमेशा याद रखना कि dy है तो बाजू में y आना चाहिए, dy है तो बाजू में क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, dy है तो बाजू में क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, dy है तो बाजू में y आना चाहिए। और जो p और q है वो क्या है, p और q आर द फंक्शंस ऑफ x, p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ x। यहाँ पे पहले क्या निकालते हैं हम लोग पहले फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c। फॉर्मूला बाय हार्ट करना है आपको, ठीक है, अच्छे से समझ लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने आना चाहिए पहले और बाद में सॉल्यूशन पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा फॉर्म में, dy by dx जो ऊपर रहेगा पहले वो आएगा और q टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c। ये हो गया मेरा टाइप 1। आई विल मूव टू टाइप 2। टाइप 1 के बाद बात करते हैं टाइप 2 का। और टाइप 2 क्या है, टाइप 2 का फॉर्म क्या रहेगा, इट इज ऑफ द फॉर्म, टाइप 2 रहेगा इट इज ऑफ द फॉर्म, it is of the form dx by dy, it is of the form dx by dy plus px is equal to q। It is of the form dx by dy plus px is equal to q। Obviously यहाँ पे p और q क्या रहेंगे, p and q रहेंगे, p and q are the functions of y। बेस में जो रहता है p and q इसके फंक्शंस होते हैं, p and q are the functions of y। It is of the form dx by dy plus px is equal to q। ऊपर dx है तो बाजू में x आएगा। It is of the form dx by dy plus px is equal to q, where p and q are the functions of y। ठीक है, इतना क्लियर है, p and q are the functions of y। ठीक है, इसमें जो हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा वो देखते हैं। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं i डॉट f। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p आएगा, यहाँ पे dy आएगा, क्यों आएगा dy, क्योंकि p जो है y का फंक्शन है। तो e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dy क्या आएगा, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dy, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dy। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, यहाँ पे y था ऊपर तो पहले y से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे x से, तो x से स्टार्ट होगा, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस, अच्छा dx नहीं आएगा क्यों, क्योंकि y q जो y का फंक्शन है तो dy प्लस, ठीक है। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और ये दोनों फॉर्मूलास गो थ्रू करो एक बार फटाफट। दोनों फॉर्मूलास पढ़ के लो अच्छे से, टाइप 1 भी और टाइप 2 भी, दोनों फॉर्मूलास आना चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आना चाहिए और सॉल्यूशन भी आना चाहिए। गो फॉर इट, 2 मिनट 1 मिनट आपके पास।
आई होप क्लियर है फॉर्मूला सबको, ठीक है, अच्छे से देख लो। विल मूव टू द सम्स है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2 सम्स ही करेंगे, ठीक है, दो सम्स हर एक टाइप का करेंगे, सिर्फ हम लोग एक्सरसाइज 6.6 सॉल्व कर सके, ठीक है। अच्छे से फॉर्मूला समझ में आ गया। दो टाइप है, dy बाय dx, dx बाय dy। dy बाय dx e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx बाय dy e इंटीग्रेशन ऑफ p dy। सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलते आगे। ना विल मूव टू द सम्स। आ जाते सम्स पे सबसे पहले। एक्सरसाइज 6.5। सिक्स पॉइंट फाइव का फर्स्ट सम देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट सम बहुत इजी है, अगर फॉर्मूला आता है सम बहुत इजी है। एक्सरसाइज 6.5 का द वेरी फर्स्ट सम ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले सम क्या है यहाँ पे, द क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है dy बाय dx प्लस y बाय x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3, x क्यूब माइनस 3। dy बाय dx प्लस y बाय x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3, ये मेरा क्वेश्चन है। dy बाय dx प्लस y बाय x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3, ठीक है। कौन सा टाइप का ये dy बाय dx का टाइप 1 हो गया, तो क्लियरली लिख सकता हूँ मैं, दिस इज ऑफ द टाइप, दिस इज ऑफ टाइप, क्या नाम है टाइप का, दिस इज ऑफ द टाइप dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q, ठीक है। जहाँ पे p का वैल्यू कितना रहेगा, अच्छे से देखो, dy बाय dx गया, y भी जाएगा फॉर्मूला में, p के जगह पे कौन बैठा है 1/x, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे p एंड q जो है वो x के फंक्शन है, तो p कितना हो गया यहाँ पे 1/x, और q कितना हो गया यहाँ पे, q हो जाएगा मेरा x क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा q, तो q कितना हो जाएगा मेरा x क्यूब माइनस 3। तो p हो गया 1/x और q हो गया मेरा x क्यूब माइनस 3, ठीक है। p मिल गया, q मिल गया, अब मुझे निकालना है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका, e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यू ऑल नो द फॉर्मूला, e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो क्या आएगा इसका आंसर, e इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है मेरा, p मेरा 1/x है, so e इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ना आपको पता है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है log x होता है, तो e रेज टू log x to the base e, तो इसका आंसर कितना आएगा, x आएगा। So we got the integrating factor as x, कितना मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब चाहिए मुझे सॉल्यूशन, तो we can clearly say that the solution of differential equation is, you know the formula, right? The solution of differential equation is, क्या है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला था y टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c। y times of integrating factor is equal to integration of q times of integrating factor dx plus c, ठीक है। तो y कितना है यहाँ पे, y तो y रहेगा, राइट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना रहेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है मेरा यहाँ पे, q है मेरा यहाँ पे x क्यूब माइनस 3, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है यहाँ पे x dx प्लस c। क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया, ठीक है।
नाउ ये हो जाएगा एलएचएस में एक्स वाई, ये हो जाएगा x into x cube is x raised to 4, x into 3 is 3x, x cube minus 3x dx plus c, ठीक है। यहाँ पे आएगा c1 c1 c1, ठीक है। फाइनली इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 3x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। लास्ट में कितना आएगा, प्लस c1। चाहिए तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा, सबसे बड़ा पावर पहले आएगा, तो x रेज टू 5 पहले आएगा, x रेज टू 5 अपॉन 5, फिर माइनस 3x स्क्वायर बाद में आएगा, माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2, फिर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आके माइनस x स्क्वायर, और ये c1 को वहां लेके जाएंगे तो कितना आएगा, इज इक्वल टू c, ब्रैकेट में लिख सकते हो, c का वैल्यू कितना आएगा, माइनस c1। दिस इज द आंसर। हम लोग को इक्वेशन चाहिए था एंड वी गॉट द इक्वेशन। देख लो सम, समझ में आया, कुछ नहीं है, सिंपल सम है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में टाइम दिया फॉर्मूला पढ़ने के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले टाइप आइडेंटिफाई करना है, वंस यू आइडेंटिफाई द टाइप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, वंस यू गेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन यूज करना है। देखो ये गाइस, ये टॉपिक भले ही बोर्ड्स में हम लोग को डिलीट किया है लोग ने, बट एंट्रेंस का ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंट्रेंस में वो भी इसको पर ही सॉल्व होता है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी इसको पर ही सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ का, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे मूव करेंगे। आई होप कि ये समझ में आया सबको, सब पक्का क्लियर है, अंडरस्टूड एवरीवन? यस। सेकंड सम दे रहा हूँ, ट्राई करो इसको, सेकंड सम ट्राई करो इसको, ठीक है। इसी टाइप का रहेगा, ट्राई करके आंसर दो इसका, ठीक है। सेकंड सम है इसका, हाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ। सेकंड सम कितना लिखा हूँ, सेकंड सम है इसका, इसमें सिखाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। सेकंड सम है इसका cos स्क्वायर x dy by dx, cos स्क्वायर x dy by dx plus y is equal to tan x, cos square x dy by dx plus y is equal to tan x। गाइस dy by dx अकेला चाहिए, और यहाँ पे dy by dx cos square x के साथ आ रहा है, तो पहला स्टेप क्या रहेगा, डिवाइडिंग डिवाइड बाय cos square x, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy by dx प्लस y अपॉन cos square x, डिवाइड में जो cos square x है वो न्यूमरेटर में जाएगा, कितना आएगा, sec square x हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और ये कितना होगा, ये हो जाएगा tan x अपॉन cos square x, tan x अपॉन cos square x, ठीक है ना। जिसका आंसर आएगा tan x अपॉन cos square x, मैं फिर से लिख सकता हूँ sec square x, ठीक है। जानबूझ के मैंने इसको sec square x में कन्वर्ट किया कि हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे आपको p कितना दिख रहा है, p का वैल्यू दिख रहा है sec square x, और q का वैल्यू कितना दिख रहा है, tan x into sec square x, q का वैल्यू कितना दिख रहा है, tan x into sec square x, p का वैल्यू है sec square x, q का वैल्यू कितना है, tan x into sec square x। चलो सॉल्व करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और फिर सॉल्यूशन निकालो, सब बता दिया मैंने यहाँ पे। sec square x p का वैल्यू है, tan x into sec square x q का वैल्यू, सॉल्व करके आंसर बताओ फटाफट, सॉल्व करो, इसका अच्छा आंसर निकालो। dy by dx plus y sec square x equal to tan x into sec square x, tan x into sec square x, ट्राई करो अच्छे से और आंसर दे इसको।
डन सर। आ गया आंसर? यस सर। चेक करते हैं। ठीक है, सिंपल तो समझ आता, हार्ड है नहीं, ओरली कर सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा वो देखते हैं पहले। मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ ना, यही सब मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो पी ए क्यू आपको पता ही है, जो बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था मेरा, ई, ये चेंज हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा ना। चेक करते हैं तो कितना आएगा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, कितना आएगा ये सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स ना। तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना होगा, tan x, तो e रेज टू tan x dx, इसका बेस भी e रहेगा, राइट, पढ़ा ना आपने अच्छे से। तो e रेज टू tan x हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, e रेज टू tan x। नाउ y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y कितना है मेरा, y विल बी एज इट इज, ये हो जाएगा मेरा e रेज टू tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है मेरा, tan x into sec स्क्वायर x, हो जाएगा मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू tan x dx plus c। ना इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, तो वी विल पुट tan x for t, तो tan x for t पुट कर LHS सेम रहेगा, RHS का आएगा, ये हो जाएगा t into sec स्क्वायर x, तो चला जाएगा डेरिवेटिव में और e रेज टू t dt आ जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लिहाइट लगाएंगे हम लोग, तो कितना आएगा पहले, लिहाइट, राइट, तो ऑब्वियसली आएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वही आएगा। तो दिस इज द आंसर, y into e raised to tan x is equal to, ओरिजिनल वाली पुट करेंगे इसका, तो y into e raised to tan x is equal to कितना आएगा ये, tan x into e raised to tan x minus e raised to tan x plus c, this is आंसर। देख लो, समझ में आया अच्छे से, क्लियर है? द आंसर इज दिस। आई नीड अ कंफर्मेशन गाइस, समझा कि नहीं समझा, तो पाएगा आंसर यही से, या फिर Yes. कंफर्म करना। ठीक है, इसको आगे हम लोग एक लगा सकते थे, e raised to tan x कॉमन निकाल सकते थे, तो tan x minus 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने टाइप 1 का 2 सम सीखा है, अब मैं टाइप 2 पे चलूंगा और टाइप 2 के एक सम में करूंगा, एक सम में आपसे करवाऊंगा। ठीक है, तो विल मूव टू टाइप 2 ना, हटा दो इसको, टाइप 2 में आते हैं और सम समझते हैं अच्छे से। टाइप 2, टाइप 1 का हमने 2 सम किया, अब आगे आते हैं टाइप 2 में, और टाइप 2 को यहाँ पे ज्यादा सम है नहीं एक्सरसाइज में, टाइप 2 के 2-3 सम ही है, तो देखते हैं 2-3 सम जो भी रहेंगे वो। इजी टॉपिक है बहुत ही, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है सम पक्का आएगा। आ जाओ सम नंबर 6 में, सम नंबर 6। now सम नंबर 6 का दिया गया है, सम नंबर 6 दिया आपको x plus y dy by dx is equal to 1, ये क्वेश्चन है मेरा, x plus y dy by dx is equal to 1। तो गाइस करेंगे क्या यहाँ पे, हमको दिख रहा है कि ये dy by dx दिख रहा है क्वेश्चन में, बट इसमें p और q मिल ही नहीं रहा है, ये वो टाइप का नहीं लग रहा है, dy by dx equal to px plus q, बहुत से बोलेंगे सर ये 1 plus x को 1 plus x 1 plus x plus y को वहां पे डिनोमिनेटर में लेके जाओ ना, तो क्या मिलेगा 1 upon x plus y, तो q नहीं मिलेगा हम लोग को। तो बहुत ही सिंपल सा बात है, ये dy by dx का फॉर्मेट ही नहीं है, ये फॉर्मेट है dx by dy। देखो dy by dx वहां गया तो कितना हो जाएगा, dx by dy हो जाएगा
और यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म बच जाएगा x प्लस वाई, एक को हम लोग पी वाई बना लेंगे और एक को हम लोग क्यू बना लेंगे, ठीक है। कितना आएगा आंसर, dx अपॉन dy, ये x को यहाँ लेके आते हैं तो माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। आ गया मेरा क्वेश्चन फॉर्म, dx by dy इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। नॉट हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं इसका फॉर्म क्या है। So this is of the form, this is of form, क्या फॉर्म है इसका, this is of form dy by dx plus, नहीं, this is of the form dx by dy ना, this is of the form dx by dy plus px is equal to q, where p is equal to कितना -1 और q का वैल्यू कितना है यहाँ पे, q का वैल्यू y है, मतलब p के लिए कौन बैठा है, p के लिए पे -1 बैठा है और q के लिए पे कौन बैठा है, y बैठा है। So this is of the form dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q, p की जगह पे कौन बैठा है -1 और q की जगह पे कौन बैठा है, y बैठा है, ठीक है। चलो निकालते हैं हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e इंटीग्रेशन ऑफ p, p इसका फंक्शन है, p y का फंक्शन है ना, तो e इंटीग्रेशन ऑफ p dy, ठीक है ना। तो कितना आएगा, e इंटीग्रेशन ऑफ -1 dy, तो -1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, -y होगा, तो e इंटीग्रेशन ऑफ -y, तो e रेज़ टू -y मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा यहाँ पे, कितना आएगा, e रेज़ टू -y, e रेज़ टू -y आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। The solution of differential equation is, the solution of differential equation is, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा x into integrating factor is equal to integral of, क्या था, x into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor, q into integrating factor dy plus c, ठीक है। तो x कितना है यहाँ पे, x will be as it is, integrating factor कितना है मेरा, e raised to -y is equal to integral of q, कितना मेरा, q मेरा y है और ये कितना आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to -y dy plus c, ये मेरा अलजेब्रिक, ये मेरा लियाइट एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे फिर से क्या लगेगा, इस माइनस आईडी पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, so LHS will be as it is, e x raised to x into e raised to -y। देखो यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन और सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e raised to -y is e raised to -y upon -1, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 1 ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या आएगा, e raised to -y upon -1, तो ये +1 हो जाएगा, फिर से आएगा e raised to -y upon -1, ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो दिस इज आवर एक्चुअल आंसर। फाइनली अगर सॉल्व करने जाए तो कितना आएगा, ये x into e raised to -y, इसको ये टर्म भी माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस y into e raised to -y, ये टर्म वहाँ पे प्लस y होगा, e raised to -y is equal to c। now आप e raised to -y कॉमन निकाल सकते हो, कितना बचेगा यहाँ पर, x plus y plus 1 is equal to c, ठीक है, x plus y plus 1 is equal to c। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, x plus y plus 1 is equal to c, e raised to -y नीचे आके e raised to y होगा, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e raised to y, तो x plus y plus 1 is equal to c times of e raised to y। समझ में आया, एंड कंफर्मेशन समझा दो, फटाफट देख के बताओ समझ में आ गया, एवरीवन। Yes. Yes. इसको पहले के सब तरीके आते रहेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन आता रहेगा, उनको पक्का समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। तो विल मूव टू द नेक्स्ट सम, अलग सम पे चलते हैं, ध्यान देंगे आप थोड़ा अच्छे से। मैंने आपको बोला था कि ऐसे एक सम मैं आपको दूंगा करने के लिए, so you have to try the next sum, and the next sum is sum number 9। ट्राई करो अच्छे से। क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन है y dx plus x minus y square dy is equal to 0। y dx plus x minus y square dy is equal to 0। गिव अ ट्राई, आंसर निकालो। देखो dx by dy बनने के बाद ना दो टर्म्स तो बनना ही चाहिए, एक टर्म्स py बनेगा और दूसरा टर्म q बनेगा। अगर आपको एक ही टर्म मिल रहा है मतलब आपका फॉर्मेट रॉन्ग है, याद रखना अच्छे से, ठीक है। आपका फॉर्मेट रॉन्ग है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे dy by dx लिखा तो मेरे को एक ही टर्म मिलेगा, यहाँ पे x minus y स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर को हम लोग दो टर्म्स में नहीं जोड़ सकते हैं, तो x minus y स्क्वायर न्यूमरेटर में चाहिए, तो ये dy एक स्टेप में बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx
ये dy नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा dy dx बाय dy। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा y, और ये वाले टर्म्स को उधर लेके जाते हैं तो कितना आएगा माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, थ्रू आउट हम लोग को इसको y से डिवाइड करना पड़ेगा, तो dx बाय dy इज इक्वल टू कितना आएगा, ये माइनस एक्स बाय वाई, और ये कितना आएगा प्लस वाई। ये वाले टर्म को इधर लेके आते हैं तो कितना आएगा dx बाय dy माइनस एक्स बाय वाई, यहाँ पे आके कितना आएगा प्लस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वाई। आपको p का वैल्यू दिख रहा है, p का वैल्यू 1/y, q का वैल्यू y। चलो सॉल्व करो, ज्यादा हार्ड नहीं है, अच्छे सॉल्व करो इसको। Done, sir. Done, sir. डन सर। देखते हैं एक मिनट। ठीक है, इतना समझ में आ गया पक्का, तो मूव करेंगे आगे। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं, मेरे को लगता है कि जो सम बहुत हो गया। ठीक है, इसका आंसर चेक करना है क्या, सबको आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर Yes, लॉग, sir. इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉग ऑफ y आ रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ रहेगा इसका, लॉग ऑफ y शायद वाई आएगा सर। Sir, वही y y, आएगा. वही y ना, e रेज़ टू लॉग ऑफ y आ रहेगा ना। E raised to log y इज आएगा. टू लॉग ऑफ Yes, वाई तो वाई आएगा सर। y आएगा. सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, सॉल्यूशन आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q तो मेरा y है, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस c। इसका आंसर सबसे इजी था, xy इज इक्वल टू y क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ना दो सम्स मैंने करा दिया आपको ये। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज 6.6 पे। एक्सरसाइज 6.6 पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली वहां पे चार एप्लीकेशंस है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, देन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सरफेस एरिया, एंड देन रेडियोएक्टिव डीके एंड हाफ लाइफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग को है कहाँ पे,
एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक का नाम क्या है मेरा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक को समझना, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग दो करेंगे, दो टॉपिक आज के लेक्चर में करेंगे, दो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक। चार टॉपिक से टोटल इसमें। टॉपिक का नाम क्या बोला मैंने, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बहुत अच्छी समझ में आना चाहिए टॉपिक, हरे, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है गाइस। आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाना आना चाहिए बस। सो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड दूसरा क्या रहेगा, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड दूसरा रहेगा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसका अंडरस्टैंडिंग समझते हैं क्या है। तो टाइम लगेगा टॉपिक पे, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। टॉपिक का नाम बोला मैंने, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, मैं भी टेक्स्ट बुक निकाल रहा हूँ, एक मिनट। जस्ट मिनट, टेक्स्ट बुक निकाल रहा हूँ मैं भी। टेक्स्ट बुक से उसका डेरिवेशन लिखाना है। टाइम पे मिलेगा नहीं कभी भी। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। हम लोग इसमें करते क्या है, वी ऑल नो दैट कि शॉर्टकट में समझने की कोशिश करो। हमको ये पता है कि जो पॉपुलेशन है वो हमेशा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। मतलब शॉर्टकट में ऐसा बोल सकता हूँ मैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन with respect to time is always proportional to the number present at that time. dp by dt is proportional to x. देखो यहाँ पे अगर x बोलो तो भी चलेगा या p बोलो तो भी चलेगा। क्या होता है इसका मतलब, dp by dt is proportional to p। अच्छा, dp by dt क्या है, the rate of change of population with respect to time t, proportional to क्या, population present at that time। इसका जनरल स्टेटमेंट है। the rate of change of population is directly proportional to the population present at that time। हमको पता है कि पॉपुलेशन का जो नंबर है वो बढ़ेगा और वो पॉजिटिव नंबर में बढ़ेगा ना। बैक्टीरिया का ग्रोथ हर एक टाइम में बढ़ता है, जितना टाइम बढ़ेगा उतना बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ेगा। dp by dt is nothing but k times of p। dp by dt is nothing but k times of p। इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों बाजू, इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड। जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये dt वहां पे चला जाएगा, ठीक है।
और ये p यहाँ पे आ जाएगा। चलो ये हो जाएगा dt बाय dt। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। आपको वेरिएबल सेपरेबल सिखाया था मैंने। तो वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, dp इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ p, यहाँ पे गया और यहाँ पे आएगा dt। क्या हुआ, ये वेरिएबल सेपरेबल हुआ। तो इंटीग्रेशन ऑफ dp बाय p इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ dt। तो कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट किया दोनों बाजू, log p is equal to kt plus c. This is the equation we are going to get. log p is equal to kt plus c. शॉर्टकट में समझाया मैंने, अभी मैं आपको अच्छे से दिखा के बताता हूँ। एक बार देख लो इसको क्या किया हमने। यहाँ पे क्या बताया, log p is equal to kt plus c. log p is equal to kt plus c. ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे बताया, the rate of change of population is directly proportional to the population present at that time. The rate of change of population is directly proportional to the population present at that time. So dp by dt is proportional to what? dp by dt is proportional to p. dp by dt is proportional to what? It's proportional to p. So dp by dt is equal to kp। अगर proportional डाला तो यहाँ पे k का वैल्यू पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि जब तक टाइम बढ़ेगा तब तक आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा, जब तक टाइम बढ़ेगा तब तक आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से dp by dt इक्वल टू kp हो गया। वेरिएबल सेपरेबल किया, इंटीग्रेशन ऑफ dp by p इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये हो जाएगा log p, ये हो जाएगा kt प्लस c। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक मिल गया मुझे, डिटेल में वहां से लिखा के देता हूँ। शॉर्टकट में तो मैंने आपको बता दिया, अब डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान देना। वी नो दैट, व्हाट वी नो, अच्छे से स्टेटमेंट लिखा हुआ समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर स्टेटमेंट समझो तो समझ दीजिए। सो वी नो दैट number of bacteria, we know that number of bacteria in a culture increases with time, increases with time. We know that number of bacteria in a culture increases with time. It means what? It means there is a growth. It means there is a growth in number of bacteria. There is a growth in number of bacteria. There is a growth in number of bacteria. ठीक है, तो आगे लिखेंगे, if a population p increases at time t, if a population p increases at time t, then the rate of change of population, then the rate of change of p, then the rate of change of p is proportional to what? Is proportional to population present at that time. Is proportional to population present at that time. ये स्टेटमेंट लिखा दिया पूरा मैंने, जो मैं शॉर्ट में बता रहा था वही लोग ने यहाँ पे बहुत लॉन्ग फॉर्म में इलैबोरेट किया है। अगर p मेरा पॉपुलेशन है जो टाइम के थ्रू बढ़ रहा है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन को dp by dt बोलेंगे। Then the rate of change of population is proportional to the population present at that time. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा dp by dt, dp by dt is proportional to p। इसका मतलब यही होगा, dp by dt is proportional to p। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि प्रोपोर्शनल से हटेगा तो क्या आएगा, dp by dt is equal to kp। कंडीशन k क्या रहेगा मेरा, k is greater than 0। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या आएगा, dp by p is equal to k dt। अंडरस्टूड। नाउ हम लोग क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, ऑन इंटीग्रेटिंग, जैसे इसको इंटीग्रेट किया क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ dp by p is equal to k टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ dt। ठीक है,
हम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीपी बाय पी, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग ऑफ पी, इधर आएगा kt प्लस सी, दिस इज द फंक्शन log of p is equal to kt प्लस सी, ये फंक्शन हमको याद रखना है। जब भी क्वेश्चन मेरा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पे आएगा हमको इतना चीज याद रखना है, log p is equal to kt प्लस सी। सॉल्व कर लो इसको अच्छे से, log p is equal to kt प्लस सी, चेक कर लो अच्छे से। log p is equal to kt प्लस सी, ये आएगा आंसर हमारा। देख लो अच्छे से, समझ में आएगा। log p is equal to kt प्लस सी, ठीक है, अंडरस्टूड, थोड़ा बहुत समझा? यस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अच्छे से आना चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो पी को हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन बोलेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, ये स्टेटमेंट याद रखो सिर्फ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम, ये लाइन याद रहेगा तो पूरा काम हो जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम, ठीक है, इतना याद रहेगा तो पूरा काम हो जाएगा हमारा। लेट्स मूव टू द सम्स नाउ, सम्स पे आते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का पहला टॉपिक, ठीक है, इसको समझते आते हैं और समझते हैं अच्छे से, बहुत इजी है गाइस, चैप्टर ही बहुत इजी है अगर हम लोगों ने प्रॉपर्ली पहले का कैलकुलस पढ़ अच्छे से किया है, ठीक है। वी विल मूव टू द मेन टॉपिक नाउ। एक्सरसाइज 6.6, एक्सरसाइज 6.6 the first one. In a certain culture of bacteria, first sum इसका, in a certain culture of bacteria, the rate of increase is proportional to the number present. मान लेते हैं, let x be the number present. Let x be the number present. मान लेते हैं यहाँ पे, let x be the number of bacteria. Let x be the number of bacteria in the culture at time t. In the culture at time t. Let x be the number of bacteria in a culture at time t. Then the rate of increase is proportional to the number present. Then the rate of increase क्या होगा इसका? Then the rate of increase. Then the rate of increase क्या होगा इसका? इसका rate of increase होगा rate of increase को हम लोग dx by dt बोलेंगे ना? Rate of increase क्या होगा इसका? dx by dt. Then the rate of increase is dx by dt, which is proportional to x. क्या आएगा? Which is proportional to x. Which is proportional to x. Then the rate of increase is dx by dt, which is proportional to x. ये समझ में आया स्टेटमेंट? Now clearly मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया को क्या लिया है? x लिया है ना? क्या लिया मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया को? x लिया है, ठीक है। So by the statement can we say that जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन होता है इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट मतलब क्या आएगा? We can clearly say that dx by dt is proportional to x. ठीक है ना, यही मिलेगा, dx by dt is proportional to x. तो देखो कितना आएगा आंसर यहाँ से, dx by dt is equal to kx. वेरिएबल सेपरेबल करेंगे इसका आगे, तो वेरिएबल सेपरेबल क्या आएगा? dx by x
dx by x is equal to k dt, यही होगा। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल हुआ क्या करेंगे हम इसको ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ठीक है। जैसे इसको इंटीग्रेट किया क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज k टाइम्स ऑफ dt प्लस c, यही होगा। क्लियर है? सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x कितना होता है, log x, log x इज इक्वल टू kt प्लस c, ये आएगा इक्वेशन में ना, log x इक्वल टू kt प्लस c। ना इसमें आगे क्या बोला है इतना समझ में आया, इतना मेरा जनरल स्टेटमेंट है, इतना तो हम लोगों ने ऑलरेडी इक्वेशन में पढ़ लिया था। log x इज इक्वल टू kt प्लस c, इतना तो हम लोगों ने इक्वेशन में पढ़ लिया था। अब आगे क्या बोल रहा है, इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, ऐसा माना जा रहा है कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो 4 घंटे में डबल होता है। इन द फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स, तो हमको बताना है 12 घंटे में कितना होगा। 4 घंटे में अगर डबल हो रहा है तो 12 घंटे में कितना होगा। इनिशियली तो ये जीरो रहा होगा, जब टाइम जीरो था तो पॉपुलेशन में जीरो रहा होगा, तो हमको बोला गया है 4 घंटे में डबल हो रहा है तो 12 घंटे में कितना होगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन आएगा इनिशियली, पहला कंडीशन आएगा यहाँ पे इनिशियली। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जब टाइम जीरो होगा, जो पॉपुलेशन था एक्स, उसको हम बोल देंगे एक्स नॉट। इनिशियली जब टाइम जीरो होगा तो पॉपुलेशन कितना होगा, एक्स हो जाएगा एक्स नॉट। जब टाइम जीरो होगा तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स नॉट। इनिशियली व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, मेरे यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा log ऑफ x बन जाएगा log ऑफ x नॉट इज इक्वल टू k इंटू जीरो गया तो c मिलेगा यहाँ से, तो c का वैल्यू कितना मिलेगा, log ऑफ x नॉट। हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा अभी, log ऑफ x नॉट आ गया ना, c का वैल्यू आ गया log ऑफ x नॉट। इक्वेशन क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू kt प्लस c, c कितना आएगा, log ऑफ x नॉट, ठीक। ये भी log दोनों को साथ में लेके आते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ x नॉट इज इक्वल टू kt, ये होगा। तो log a minus log b is log of ab, log of x upon x naught is equal to kt, ऐसा कुछ आएगा। इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ से मेरा मेन इक्वेशन आने वाला है आगे। अब दूसरा क्या बोला था इन्होंने, जब 4 घंटा हो जाएगा तो पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। हाँ, तो दूसरा केस क्या था इसका, दूसरा केस था जब टाइम 4 घंटा हो जाएगा, when t is equal to 4 hours, पॉपुलेशन हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x naught। when time is equal to 4, x becomes what, 4 times of x naught। अच्छा, डबल बोला था ना, डबल बोला जाएगा तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ x naught। हाँ, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा मेरा, जब टाइम हमारा 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा पॉपुलेशन। log ऑफ x कितना आएगा मेरा, x आएगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ x naught अपॉन x naught, दिस इज इक्वल टू kt। k और t कितना है मेरा, 4 है। देखो अल्टीमेटली जो कंडीशंस है ना, वो कंडीशंस हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट निकाल सके। पहले मैंने c निकाला, अब यहाँ पे k निकालूंगा। c और k अगर मेरे को मिल जाता है अच्छे से तो मेरा इक्वेशन रेडी हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर, ये log ऑफ 2 हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे आएगा, तो k का वैल्यू कितना आएगा, k का वैल्यू आएगा 1/4 log। k का वैल्यू कितना आ गया, 1/4 log। अंडरस्टूड। अब इक्वेशन 1 फिर से क्या बन जाएगा मेरा, therefore we can say that इक्वेशन 1 becomes, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, log ऑफ x अपॉन x नॉट इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना आ गया, 1/k टाइम्स ऑफ log 2 into t। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इंटू टी जो था, इसको मैं यूज करके न्यूमरेटर में ले सकता हूँ, यहाँ पे टी लिख सकता हूँ सीधा, टी अपॉन के log ऑफ 2। अब हम लोग को लास्ट क्या बताना है, कितना होगा पॉपुलेशन जब टाइम 12 घंटा हो जाएगा। तो व्हेन t इज इक्वल टू 12, x कितना होगा ये बताना है। अगर 12 घंटे बाद कितना पॉपुलेशन है, तो व्हेन t इज इक्वल टू 12 लेंगे हम। जैसे मैंने t को 12 लिया, कितना हो जाएगा ये, log ऑफ x अपॉन x नॉट इज इक्वल टू t के ऊपर 12 डालेंगे, सो 12 अपॉन व्हाट, सर 4 आएगा ना, 12/4। हाँ गलती हो गया,
इधर भी 4 आएगा, तो 12/4 log of 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया कितना आएगा, ये हो जाएगा log of x अपॉन x नॉट, 3 हो जाएगा, 3 log 2 हो जाएगा log of 2 क्यूब, so log of 2 क्यूब हो जाएगा log of 8, log log गेट कैंसिल, कितना आएगा आंसर, x अपॉन x नॉट इज इक्वल टू 8, कितना आएगा मेरा फाइनल आंसर, मेरा फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x नॉट। तो 12 घंटे बाद जो पॉपुलेशन था वो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं लास्ट का स्टेटमेंट, नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 8 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इन 12 आवर्स, ठीक है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 8 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इन 12 आवर्स। नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 8 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इन 12 आवर्स। एक बार हम देख के लो, फिर समझ में आएंगे, एक बार देख के लो अच्छे से। अच्छे से समझ के समझ में आएगा टॉपिक, पूरा अच्छे से देख के लो। तो यहाँ पे हमारा एम क्या रहता है, सी और के निकालना। तो हमेशा याद रखना कि सी और के लिए दो कंडीशन दी होते हैं। पहला कंडीशन तो इनिशियली होता है, जब टाइम 0 रहा होगा तो पॉपुलेशन भी 0 रहा होगा। दूसरा कंडीशन क्या बोलते हैं, 4 घंटे में पॉपुलेशन डबल, तो जब टाइम 4 रहा होगा तो x विल बी 2 टाइम्स ऑफ x नॉट। और थर्ड क्या हमारा यहाँ पे, कि हमको बताना है 12 घंटे में कितना होगा पॉपुलेशन, तो 12 घंटे में 8 गुना हो जाएगा पॉपुलेशन। होप कि सब क्लियर है, चल देख लो। चलो सेकंड सम ट्राई करो खुद से, सेकंड सम पढ़ो, देखो क्वेश्चन पढ़ो कम से कम सेकंड सम का। कर लोगे सेकंड सम, आप लोग इजी है, सेकंड सम आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, आगे मूव करता हूं मैं इसके सेकंड टॉपिक। इसका सेकंड टॉपिक क्या है, आपको ये समझ में आ गया अच्छे से, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सेकंड टॉपिक पे आते हैं। इसका सेकंड टॉपिक है इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। सेकंड टॉपिक का नाम क्या है इसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार आया पेपर में, तो अच्छे से ध्यान देंगे। टॉपिक का नाम क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सम पे अच्छे से ध्यान दो, उससे सम्स करते हैं। सम का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट, इसका पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट स्टेट्स that the rate of change of cooling, that the rate of, it states that the rate of change of cooling heated body, the rate of change of cooling heated body, it states that the rate of change of cooling heated body at any time is proportional to, at any time is proportional to the difference, is proportional to the difference
between the temperature of a body, it's proportional to the difference between the temperature of a body and its surrounding medium. And its surrounding medium. It states that the rate of change of cooling heated body at any time t, okay? The rate of change of cooling heated body. अगर मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया टेम्परेचर को, so rate of change क्या होगा मेरा d theta by dt, ठीक है? So it states that the rate of change of cooling heated body. अच्छा cooling heated body क्यों बोल रहे हैं इसको? बॉडी पहले से कह रहे हैं कूल होगा वो, तभी इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोल रहे हैं. तो एक बॉडी जिसका टेम्परेचर बढ़ा रहेगा वो कूल डाउन होगा ना, यहाँ पे कम होगा. It states that the rate of change of cooling heated body at any time is proportional to the difference between the temperature of the body and the surrounding temperature. Temperature of the body को अगर मैंने थीटा ले लिया और सराउंडिंग मीडियम को मैंने थीटा नॉट ले लिया. What is the meaning of surrounding medium? रूम टेम्परेचर ही मेरा सराउंडिंग मीडियम है, ठीक है? अगर कहीं और पे बैठे हम लोग तो जो कैटलिस्ट एक्ट करता है उसको सराउंडिंग मीडियम बोल रहे हैं यहाँ पे. हमारा सराउंडिंग मीडियम क्या रहेगा? रूम टेम्परेचर, ठीक है? आप बहुत गर्मी से रूम टेम्परेचर में आते हो, एसी में आते हो, तो आपका ऑब्वियसली टेम्परेचर कूल डाउन होगा, ठीक है? या रूम टेम्परेचर के नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है, शायद थर्मोडायनेमिक्स में था, ये केमिस्ट्री में है शायद, ठीक है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग उन्होंने पढ़ा है वहां पे, ठीक है? तो अगर मैंने यहाँ पे थीटा को टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बोल दिया, लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. अगर मैंने थीटा को यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बोल दिया, लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी at time t and theta naught be the temperature of the medium, and theta naught what? And theta naught be the temperature of the medium. Theta naught क्या होगा? Theta naught होगा हमारा temperature of the medium. The theta be the temperature of the body at time t and theta naught be the temperature of the medium, ठीक है? Then we can say that d theta by dt, then we can say that d theta by dt is the rate of change of temperature. D theta by dt is the rate of change of temperature. D theta by dt is the rate of change of temperature, ठीक है? And theta minus theta naught is the difference of the temperature at time t. Is the difference of temperature at time t. The difference of temperature at time t. सब नोटेशन बता रहा हूँ मैं, क्या किसको बोलेंगे हम, समझने की कोशिश करो. यहाँ पे बहुत इजी है, देखो. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग, दैट इज d theta by dt, is at any time t is proportional to the difference between the temperature of the body and its surrounding temperature. तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को मैंने थीटा बोला है एंड सराउंडिंग टेम्परेचर को मैंने थीटा नॉट बोला है. सो इट्स थीटा माइनस थीटा नॉट क्या होगा? डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर एट टाइम. तो एज पर द स्टेटमेंट के हिसाब से क्या मिल रहा है हम लोग को? रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग हीटेड बॉडी, तो d theta by dt, rate of change of cooling heated body, d theta by dt is proportional to the difference between the body temperature and the surrounding temperature. So d theta by dt is proportional to theta minus theta naught. Theta minus theta naught. कितना आएगा आंसर इसका? d theta by dt proportional का क्या आएगा यहाँ पे? माइनस k टाइम्स ऑफ theta minus theta naught. क्लियर है? माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है. तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है? माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट. वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल क्या आएगा? d थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ dt, जो हो गया मेरा वेरिएबल सेपरेबल. और वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद क्या करते हैं आगे? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड,
वेरिएबल सेपरेट में करने में क्या करते हैं हम लोग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। जैसे हम दोनों बाजू इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के विल बी एज इट इज, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव क्या आएगा, log ऑफ mod ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट is equal to minus kt plus c. This is a statement. Log of theta minus theta naught is equal to minus kt plus c. ये हमारा स्टेटमेंट है। एक बार देख लो स्टेटमेंट, इतना स्टेटमेंट आ गया तो हम लोग आगे सम में यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट को अच्छे से देख के लो, log of theta minus theta naught equal to minus kt plus c। आगे भी सॉल्व होगा ये, और इतना बहुत है फिलहाल तो। नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है। ठीक है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, थीटा नॉट तो यहाँ पे कांस्टेंट लिया है। ठीक है, log of theta minus theta naught equal to minus kt plus c। इसका सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बार आया है, इस सबको अच्छे से देख के लो, फिर आगे मूव करते हैं। स्टेटमेंट देख के लो अच्छे से, स्टेटमेंट पढ़ो, मेन स्टेटमेंट है यहाँ पे। डन, क्लियर है सब, समझ में आ गया? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम पे चलते हैं, 18 आज का। विल मूव टू द सम नाउ। सम पे अच्छे से जाने का सबसे इंपॉर्टेंट सम है आज के लेक्चर का। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्लियर है, सम पे आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इसके एक दो सब क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे भी, दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आता ही आता है। ठीक है, इस चैप्टर से लेट अस मूव टू द क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सम नंबर 3, एक्सरसाइज 6.6 का सम नंबर 3, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इफ अ बॉडी cools from 80 डिग्री सेल्सियस to 50 डिग्री सेल्सियस at room temperature 25 डिग्री सेल्सियस in 30 minutes, कंडीशन देखो क्या है, 30 मिनट में 80 डिग्री से 50 डिग्री होता है, रूम टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 25 डिग्री। सो गाइस इनिशियली मेरा टेम्परेचर कितना रहेगा 80 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली मतलब क्या हो गया, इनिशियली मतलब जो टाइम 0 था तो थीटा कितना था 80 डिग्री सेल्सियस। जब टाइम 30 मिनट हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। इतना समझ में आया? हमको क्या चाहिए, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। टाइम जब 60 मिनट्स हो जाएगा तो थीटा कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। पहला कंडीशन यूज करा सी देने के लिए, दूसरा कंडीशन यूज करेगा के देने के लिए। हमको फाइंड करना है जब टाइम 60 मिनट हो जाएगा 1 आवर हो जाएगा, व्हाट विल बी द फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे बाद टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितना होगा, तो 1 घंटा मतलब कितना हो गया यहाँ पे, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स। तो 1 घंटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में थीटा कितना होगा ये पूछा गया, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द सम पे ध्यान देते हैं अच्छे से। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। ठीक है, आफ्टर 1 आवर। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे।
टॉपिक पे ध्यान देना। सब लोगों को पता है, सब नंबर थर्ड का बात कर रहे हैं हम लोग। हमको पता है कि थीटा क्या होता है और रूम टेम्परेचर क्या होता है। यहाँ पे क्लियरली लिख देंगे हम लोग, लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, let theta be the temperature of the body. ठीक है, let theta be the temperature of the body at time t. At time t चाहिए तो यहाँ पे मिनट्स बोल देते हैं, at time t minutes. Let theta be the temperature of the body at time t minutes. समझा? रूम टेम्परेचर कितना दिया यहाँ पे? रूम टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस दिया। तो रूम टेम्परेचर इज कितना दिया है? रूम टेम्परेचर दिया गया आपको 25 डिग्री। तो रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, by Newton's law of cooling, we know that by Newton's law of cooling, by Newton's law of cooling, क्या बोल सकते हैं हम लोग? By Newton's law of cooling, d theta by dt is proportional to theta minus theta naught. पढ़ा ना मेरे? d theta by dt is proportional to theta minus theta naught. यहाँ पे theta minus theta naught कौन है? theta minus 25 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया रहेगा कैसे आया? थीटा नॉट 25 डिग्री दिया है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, d थीटा बाय dt इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स ऑफ थीटा माइनस 25। माइनस क्यों आया आपको पता है? आगे सॉल्व करेंगे इसको, वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं। कितना आएगा ये? देयरफॉर यहाँ पे आ गया d थीटा, नीचे आएगा कितना आएगा? ये हो जाएगा थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस k dt। वेरिएबल सेपरेबल हो गया। और एक बार वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो आगे करते हैं हम लोग, आगे में करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। क्या करेंगे आगे इसको? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। जैसे इसको हमने इंटीग्रेट किया, क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा अपॉन थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस c। ठीक है ना, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? इसका आंसर मिलेगा लॉग ऑफ थीटा माइनस 25, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव ना, लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू ये कितना आएगा? माइनस at प्लस c। अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा। इनिशियली जब टाइम 0 था तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितना था? 80 डिग्री। यहाँ पे क्लियरली लिख सकता हूँ मैं, इनिशियली जब टाइम 0 था, इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0, थीटा कितना था आपका? थीटा आपका था 80 डिग्री सेल्सियस। जब टाइम 0 था तो थीटा कितना था? थीटा था आपका 80 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा ये? देयरफॉर log of 80 minus 25 is equal to c। ये 0 हो जाएगा। यहाँ से c का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ से c का वैल्यू आएगा log of 55। c का वैल्यू कितना आ गया? log of 55 डिग्री बोल सकते हो, नहीं बोला तो भी चलेगा। log of 55, c कितना मिल गया? log of 55। ठीक है, हमारा इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से। therefore c का वैल्यू log of 55 से कितना आएगा? ये हो जाएगा log of theta minus 25 is equal to minus kt plus log of 55। अंडरस्टूड? इधर लेके आते हैं इसको, क्या आएगा ये? log of a minus log of b। ठीक है, log of theta minus 25 इधर आएगा कितना आएगा? माइनस log of 55 is equal to minus kt। अंडरस्टूड? log a minus log b कितना आएगा? log of a by b। so log of theta minus 25 upon 55 is equal to minus kt। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1। समझ गए इतना अच्छे से ना? आगे क्या बोल रहा है कि जब 30 मिनट बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। when t is equal to 30,
जब टाइम 30 मिनट हो जाएगा टेम्परेचर कितना आएगा, टेम्परेचर 50 पे फॉल हो जाएगा। when t is equal to 30 theta will be what 50। पुट करो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, log of थीटा कितना आ गया 50 माइनस 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू माइनस के टी। ये कितना आ गया मेरा t 30 आ गया। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, यहाँ से k का वैल्यू कितना मिलेगा, k को यही रखो, ये माइनस 1/30 यहाँ पे गया, हो जाएगा log of 25/55 हो जाएगा log of 5/11। तो k का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/-1/30 log of 5/11। ठीक है, -1/30 log of 5/11। ठीक है, अभी हमारा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा वो देखो। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा हमारा, इक्वेशन 1 बन जाएगा log of थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/30 log of 5/11 इंटू टी। ये टी को मैं न्यूमरेटर में लेके जा सकता हूँ, ये टी को मैं न्यूमरेटर में लेके जा सकता हूँ। क्लियर है इतना, इतना समझा। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए 1 घंटे बाद कितना होगा पॉपुलेशन ना, सॉरी टेम्परेचर। तो व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर हो जाएगा मेरा 60 मिनट। तो थीटा कितना होगा ये पूछा है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, log ऑफ थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू 60 अपॉन 30। यहाँ पे आएगा log ऑफ 5/11। 60 अपॉन 32 होता है, 2 पावर में चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, log log कैंसिल हो जाएगा दोनों बाजू से। तो कितना आएगा यहाँ पे, थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू 5/11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आएगा ये 25 अपॉन 121। ठीक है, 25 अपॉन 121। देखो 11 टेबल में 5 आर 11 आर, तो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 आर राइट, 11 5 आर 11 11 आर। ठीक है ना, तो 5 × 25 125 हो गया, नीचे 11 बचेगा और ये -25 यहाँ पे कितना आएगा +25। ठीक है, कितना मिलेगा सॉल्व करके, थीटा मिलेगा हम लोग को 125 + 275 400 अपॉन 11। थीटा मिलेगा 400 अपॉन 11। अभी 400 अपॉन 11 को सॉल्व करना है हम लोग को। तो 400 को 11 से सॉल्व करें कितना मिलेगा, 11 3 × 33 बचेगा 70 6 × 36 फिर से आएगा 4 × 33 6 × हमारा आंसर आएगा थीटा विल बी 36.36 डिग्री सेल्सियस। So after 1 hour, the temperature of the body will be 36.36 degrees Celsius. देख लो समझ में आया तुम। After 1 hour, the temperature of the body is 36.36 degrees Celsius. अच्छे से एक बार सबको गो थ्रू करो, कंफर्म करो समझ में आएगा। मैंने एक सम कराया आपको पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पे, और एक सम कराया मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया क्या बोलता है, the rate of change of population is directly proportional to the population present at that time. So अगर मैंने x को पॉपुलेशन बोल दिया तो dx by dt is proportional to x, dx by dt is equal to kx, क्योंकि पॉपुलेशन पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो dx by dt is equal to kx। वेरिएबल सेपरेबल लगाया तो कुछ मिलता है हम लोग को log of x is equal to kt plus। ठीक है, अच्छे से आपको बताइए। ठीक है, जब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोला, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या देखा हमने, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखने के बाद हम लोग को ये समझ में आया कि इट सेज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ cooling heated body, the rate of change of temperature of cooling heated body is directly proportional to the difference between the temperature of the body and that of the surrounding temperature. मतलब d theta by dt is proportional to theta minus theta naught। यहाँ पे d theta by dt क्या है मेरा, rate of change of temperature, theta क्या है मेरा temperature of the body, और 25 क्या है मेरा surrounding temperature, it is room temperature। सॉल्व करके कितना मिलता है इसका आंसर, log of theta minus theta naught is equal to minus kt plus c। why we got minus, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो नेगेटिव साइन लेते हैं। और सॉल्व करके वी गॉट द आंसर। हमेशा याद रखना कि आपका सी और के को हटाने के लिए ये लोग 2 कंडीशन देंगे। द वेरी फर्स्ट कंडीशन वी ऑलवेज यूज इनिशियली जब टाइम जीरो था तो बॉडी का टेम्परेचर कितना था 80 डिग्री सेल्सियस।
जब टाइम आधा घंटा हो गया 30 मिनट्स हो गया तो टेम्परेचर का बॉडी कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। सो 1 घंटे बाद टेम्परेचर का बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा आफ्टर 1 आवर, मतलब टाइम इक्वल टू 60 मिनट्स, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो आफ्टर 1 आवर थीटा कितना आएगा 36.36 डिग्री सेल्सियस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। थोड़ा बहुत समझा गया? सम देख लो अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझ में आया? आई नीड अ कंफर्मेशन गाइस, समझ में आया पक्का? यस ठीक है, तो अच्छे से इतने सम प्रैक्टिस करना एक्सरसाइज 6.6 का। 6.5 जो हम लोग ने यूज किया वो हम लोग को हेल्प करेगा आगे के सम कवर करने में। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और फिर हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आगे के टॉपिक करेंगे सरफेस एरिया, दूसरा रेडियो एक्टिव डीके और तीसरा हाफ लाइफ टाइम पीरियड। इसके एक ही क्वेश्चंस में और कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। टिल देन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।